नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और दोस्तों वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का 12वां राउंड एक तूफान लेकर के आया और उसके बाद अब कहानी ये है कि विश्व चैंपियन कौन बनेगा, ये कहना एक बार फिर से मुश्किल हो गया है। नेपोमिंसी ने अपनी बढ़त जो थी उनकी जो लग रहा था कि शायद मेंटेन करके ले जाएँगे, वो गँवा दी है और डिंग के लिए जो सबसे मुश्किल काम था कि जीत के बराबरी करना, वो उन्होंने कर दिया है। तो कुल मिलाकर के विश्व चैंपियनशिप बहुत ही एक्साइटिंग हो चुकी है। और 12 राउंड पहले तो वर्ल्ड चैंपियनशिप 12 राउंड की हुआ करती थी और 6-6 स्कोर के बाद जो है टाई ब्रेक खेला जाता था। जैसे कि करयाकिन और कार्लसन के में खेला गया, करवाना और कार्लसन के में खेला गया। लेकिन यहाँ पर 2 क्लासिकल गेम अभी और बाकी हैं। आज का मुकाबला बहुत ही इम्पोर्टेंट था डिंग के लिए क्योंकि सफ़ेद मोहरे थे उनके पास और ये मौका था कुछ क्रिएट करने का। लेकिन क्या सब कुछ डिंग ने किया या नेपो ने कुछ सहयोग किया, वो हम देखेंगे इस गेम में। बहुत ही एक्साइटिंग गेम है, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। और फिलहाल स्कोर हो गया है 6-6। मतलब अब आने वाले 2 राउंड में देखते हैं क्या होगा। और बहुत ही एक्साइटिंग हो चुकी है अब ये वर्ल्ड चैंपियनशिप। किसके नाम होगी अब कहना मुश्किल है क्योंकि नेपोमिंसी को आज की जो हार है वो नेपोमिंसी के कॉन्फिडेंस को थोड़ा तोड़ेगी। चलिए देखते हैं मुकाबले में क्या कुछ हुआ। यहाँ पर डिंग जो है वो सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। उन्होंने D4 खेल के शुरुआत की। D4, नाइट F6, नाइट F3, D5, E3 कोले सिस्टम यहाँ पर खेला यहाँ पर डिंग ली ने। तो आप देखिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में ओपनिंग की जो स्ट्रेंथ है वो बदलती रहती है। कभी-कभी लोग उतना सॉलिड या उतना अग्रेसिव नहीं खेलते हैं, लेकिन सिर्फ लाइन इसलिए बदलते हैं ताकि अपोनेंट की को उसकी जो मेन प्रिपरेशन है उससे बाहर रखा जा सके और बोर्ड पे कुछ नया किया जा सके। तो क्रिएटिविटी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। C5 किया, नेपो ने चैलेंज किया सेंटर को। ओके, और यहाँ पर C3, B3 यूजली आप पिरामिड बनाते हैं C3 करके कोले सिस्टम में, बट यहाँ पर डिंग जो है वो खेलते हैं यहाँ पर नाइट BD2। नेक्स्ट मूव जो यहाँ पर आती है वो आती है C into D4, E into D4 और नाउ क्वीन यहाँ पर खेलते हैं क्वीन C7। ओके। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी सारी लाइनें हैं, जैसे कि यहाँ पे नाइट C6 खेला जा सकता है, यहाँ पे बिशप F5 खेला जाता है। बिशप F5 का बेसिकली आइडिया होता है कि वाइट को बिशप D3 जो है वो ना आने दिया जाए। बिशप G4 डायरेक्ट खेला जाता है, G6 खेला जाता है। तो इन्होंने खेला क्वीन C7। ओके, क्वीन C7। अब इस पे एक आइडिया ये भी है कि कभी भी E5 जो है उसके आने के लिए पहले से आप तैयारी कर रहे हो, C फाइल पे आप प्रेशर रख रहे हो। ओके, तो यहाँ पर डिंग ने जो है वो C3 खेल दिया। नाइट C6 यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे भी जो मेन लाइन है वो लाइन है बिशप F5। बिशप F5 अगेन द आइडिया है कि इस बिशप को D3 पे जो है वो नहीं आने देना है, जो कि इससे पहले जो एक गेम है डाटाबेस में अच्छे प्लेयर्स के बीच में उसमें यही खेला गया है, यही लाइन हुई है। और उसमें नाइट E5 जंप करता है। तो एक आइडिया होता है कि नाइट C6 करो ताकि नाइट E5 ना आए। मतलब वाइट के पास दो आइडिया है। एक तो वाइट नाइट E5 आ रहा है, दूसरा वाइट जो है बिशप D3 आ रहा है और ब्लैक दोनों को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जो यहाँ पे नेपो ने खेला बिशप D7, ये थोड़ा पेसिव चॉइस है। मतलब आप वाइट के दोनों आइडियाज को जो है नहीं रोक रहे हो। ओके, डिंग ने बिशप D3 किया। नाइट C6 यहाँ पे आते हैं। नाउ कासल बिशप G4। अब एक ही बिशप जो है वो फिर से दोबारा बोर्ड पे खेलता है क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर नेपो ने रियलाइज किया या जो भी है उनको पता है कि अब वो अगर वो E6 पहले कर देते हैं तो ये जो बिशप है ये आउटसाइड द पाउन चेन नहीं आ पाएगा। वो फिर वो बैड बिशप को आपको डील करना पड़ेगा, इसीलिए वो BD7 थोड़ा सा पेसिव है। क्यों उन्होंने खेला वो वही बता सकते हैं। ओके, सो नाउ रुकी वन यहाँ पे खेला नेक्स्ट मूव में, ताकि किसी भी तरह का कोई E5 वगैरह जो है वो ना आ पाए। E6 यहाँ पे किया नेपो ने। सो अब डिंग यहाँ पे खेलते हैं नाइट F1। BD6 आता है यहाँ पे। डिंग यहाँ पे खेलते हैं बिशप G5, अपना आखिरी माइनर पीस है जो उसको बोर्ड पे निकालते हैं। नेपो यहाँ पे कैसल करते हैं और ये पहला क्रिटिकल मोमेंट है बोर्ड का, जहां पर डिंग नॉर्मली नाइट G3 करके खेल सकते हैं। लेकिन डिंग को क्लियर था कि अगर वो इनबैलेंसेस क्रिएट नहीं करेंगे बोर्ड पर, थोड़े से रिस्क विस्क नहीं क्रिएट करेंगे, तो नेपो आसानी से मैच को जो है वो ड्रॉ की तरफ मोड़ सकते हैं। तो ये एक्चुअली में नेपो भी ये जानते थे कि डिंग को अगर कुछ करना है तो ये मारना तो पड़ेगा, और डिंग ने मार दिया बिशप F से, G into F से। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज होता है। डेफिनेटली वाइट ब्लैक का किंग भी जो है वो थोड़ा वीक हुआ है, पर साइमल्टेनियसली वाइट का किंग भी वीक हुआ है क्योंकि बाद में किंग ये हटेगा और यहाँ पर वाइट को भी जो है प्रेशर आने वाला है। तो ये मतलब दोनों के लिए था।
बट बेसिकली जो है यहाँ पर अगर नॉर्मल गेम चल रहा हो तो डिंग शायद नाइट G3 खेलेंगे, बिशप F6 नहीं खेलेंगे। बट चूंकि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का इंपॉर्टेंट गेम था, वो पीछे चल रहे हैं, कुछ तो करना ही था। ओके, GF6, नाइट G3, यहाँ पर F5 करते हैं नेपो, H3 यहाँ पर खेलते हैं डिंग, और अभी यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, मारना पड़ेगा। बिशप F3, क्वीन F3, नाइट E7 आता है, यहाँ पर डिंग खेलते हैं नाइट H5, किंग H8 जाता है, एंड नाउ यहाँ पर डिंग खेलते हैं G4। तो ये उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनको अग्रेसिव जो है वो होना ही था। नेपो ने यहाँ पे रुक G8 खेला, किंग H1, यहाँ पर डिंग हटते हैं, और अब यहाँ पर नेपो लेकर के आते हैं नाइट G6। अभी नाइट H4 के जो ये डार्क स्क्वायर की जो वीकनेस प्रोफाउंड हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा कमजोरी नज़र आ रही थी काले घरों पे, वो उसको संभालना एक चुनौती थी डिंग के लिए। डिस्पाइट ये कि वो लाइट कलर पर अटैक कर रहे थे, उनका पूरा जो फोकस था वो लाइट कलर के आसपास जो था अटैक करने का था। ओके, तो अब यहाँ पे इन्होंने खेला यहाँ पर बिशप C2, बिशप को पीछे लिया यहाँ पर। अब आइडिया बिशप C2 को लेकर के यहाँ पर बहुत सारी इवन एक तो ये नाइट F4 वगैरह भी फ्यूचर में आ सकता है, दूसरा क्वीन D3 आप शिफ्ट हो सकते हो, जरूरत पड़ने पे आप इस डायगोनल पे भी बिशप को लेके जा सकते हो। तो इसी कुछ आइडिया के साथ वो बिशप C2 यहाँ पर हटे, और बेसिकली क्वीन के लिए उन्होंने और स्पेस क्रिएट किया। नाइट H4 यहाँ पर आते हैं, सो नाउ क्वीन E3 यहाँ पर खेला, रुक G6 यहाँ पर। तो नेपो अपनी तैयारी में लग गए थे कि अब अटैक जो है उनको करना है। या रुक G1 खेला यहाँ पर डिंग ने, यहाँ पर ना GF5 वगैरह जो है वो काम नहीं करेगा बिकॉज ऑफ रुक G2 वगैरह आ रहा था। तो बहुत ही ऐसा नहीं था, मतलब डिंग की पोजीशन एक्चुअली में दब चुकी थी यहाँ पे। रुक G1, यहाँ पर F4 किया नेपो ने। ओके, क्वीन D3 पे यहाँ पे जाता है, और अभी आप देख सकते हो कि H7 पे हल्का सा अटैक है, ये रुक अगर हटता वगैरह है तो ठीक है। और ये जो F4 था तो क्वीन D3, यहाँ पे इन्होंने खेला क्वीन E7, और नाउ रुके E1 यहाँ पर आए, सो नाउ अभी क्वीन G5। तो नेपो जो है वो लगातार अपने मोहरों को जो है वो यहाँ पर किंग साइड जो है वो शिफ्ट कर रहे थे, और डिंग पे दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा था। अब ये वो पोजीशन आ गई थी कि अगर डिंग कुछ ना करें तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो डिंग को कुछ तो करना था पीसेस को एक्टिवेट करने के लिए। डिंग ने अब काउंटर अटैक किया क्वीन साइड से, उन्होंने C4 किया। इस पोजीशन पे डायरेक्ट रुक C8 भी खेला जा सकता है, जिससे आप सामने वाले की क्वीन को ज़्यादा एक्टिवेट ना होने दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नेपो ने खेला DC4, जो कि एनालिसिस में सही भी दिखता है, ठीक है। इन्होंने क्वीन C3 खेला यहाँ पे, और अटैक किया एक प्रकार से। यहाँ पर आप देखिए कि एक तो इस रुक पर अटैक किया, दूसरा D5 का एक थ्रेट है, और यहाँ पर नेपो के पास एक मौका था और उन्होंने वो मौका भुनाया, उन्होंने B5 किया ताकि क्वीन एक्टिवेट ना हो। यहाँ पर बिशप G6, H6 वगैरह काम नहीं करेगा, बिकॉज वो नाइट जो है वो ट्रैप है एक्चुअली। आप देखो ध्यान से, आप D5 मैक्सिमम कर सकते हो, E5 और नाइट G3 जाएगा, और FG3, तो बराबर जो है रुक के बदले में दो मोहरे जो है ब्लैक को मिलते हैं वहाँ पे। तो ब्लैक को कोई ऐसा इशू नहीं है, डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन मैच पे इन्होंने A4 खेला, तो अब आइडिया वही है कि इस स्ट्रक्चर को तोड़ना है, ठीक है। इस पोजीशन पे भी नेपो जो है यहाँ पे भी A6 करके खेल सकते थे, ताकि अगर वो एक्सचेंज होता भी है और ये रुक A1 वगैरह आते भी हैं तो भी उतनी एक्टिविटी नहीं मिलेगी इस क्वीन को बेसिकली। और यहाँ पर अगर वो B3 वगैरह से ब्रेक करते हैं तो रुक C8 करके यहाँ पर, मतलब नेपो कुल मिला करके काउंटर प्ले को थोड़ा सा डिले कर सकते थे, रोक सकते थे डिंग के। लेकिन नेपो ने यहाँ पर B4 खेला और क्वीन C4 को एक्टिवेट होने का मौका दिया। अब यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपके दो मोहरे हैं जो बिना सपोर्ट के हैं, तो क्वीन C6 बहुत ही क्रूशल होने वाला था यहाँ पे। अब ये वो मोमेंट था जहां पर एक चीज का रियलाइजेशन बहुत जरूरी है कि ये जो H3 का जो पॉइंट है, इसको डिफेंड करने का पावर सबके पास नहीं है। ना ये रुक डिफेंड कर पा रहा है, ना ये रुक डिफेंड कर पा रहा है। बिकॉज ऑफ दिस बिशप किंग H2 जो है वो आ नहीं सकता है। बिशप अभी फिलहाल दूर है, कहीं से भी यहाँ पहुंच नहीं पा रहा है G2 के स्क्वायर पे। तो एक ही पीस है, वो है क्वीन। क्वीन के जरिए ही जो है इसको डिफेंड किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर नाइट F3 खेलते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्वीन C6 तो इवन नाइट E1 आता, क्वीन 8 विद द चेक, सो रुक G8, मैं क्वीन E4, तो नाइट C2, क्वीन C2 और क्वीन H3। तो यहाँ पर ओनली वो है क्वीन से डिफेंड कर सकते हो, क्वीन D3। यहाँ पर F5 फॉर एग्जांपल, वो जो थ्रेड है किंग के आसपास उसको पूरी तरह से आप खत्म करोगे। क्वीन F3, सो FG4। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये एंड गेम इवन लॉस हो सकता था आफ्टर B3, क्योंकि वहाँ पर नेक्स्ट मूव बिशप जो है वो इधर पे आ रहा है। तो ये जो पोजीशन था, ये इस पोजीशन तक जो है वो अच्छा चल रहा था यहाँ पर डिंग के लिए। तो क्वीन C4 पे और दूसरा एक और चीज़ है कि वो जो क्वीन यहाँ पे जब जब भी H4 आएगा
तो इसको जो प्रोटेक्ट करने का H3 का जो मेन प्रॉब्लम है प्रोटेक्ट करने का, वो सिर्फ क्वीन डिफेंड कर सकता था। और फिलहाल जो बोर्ड पर डिंग की तरफ से कोई परफॉर्म कर रहा था तो वो था क्वीन, तो उसको रोकना था। रुक G8 खेला, मतलब क्वीन को कंटिन्यू फ्री हैंड दिया कि आप अपना काम करो, क्वीन C6। अब आप लोग पॉज करिए, सोचिए कि यहाँ पे क्या खेलना चाहिए था। यहाँ पर एनालिसिस में जो मूव निकल के आती है, कमाल की चाल है, और वो चाल है नाइट F5। क्यों नाइट F5 इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपका समय बर्बाद नहीं होगा इस बिशप को बचाने में। नाइट ने बिशप को बचा लिया है, नेक्स्ट मूव में क्वीन H4 आ रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे है, G5 आप मार नहीं सकते, बिकॉज आफ्टर दैट क्वीन G1, रुक G1, रुक G1, और इसके बाद आफ्टर F3 चेक, यहाँ पर नाइट G3 आप खेलोगे, रुक G2, किंग बैक, बिशप G3, और इसके बाद गेम ओवर है। क्योंकि जैसे आप FG3 यहाँ पे मारने जाते हो, आप देखो रुक टू G3 और उसके बाद जो है रुक G1 और रुक G2 से चेकमेट लगा हुआ है। तो ये गेम की वजह से आप वहाँ पे वो नाइट को मार नहीं सकते थे, ठीक है। सो नाइट F5 जाता, अगर बिशप से मारते इसको यहाँ पे, तो आफ्टर E इंटू F5, अब रुक से बिशप पे ऑलरेडी सपोर्ट आ गया, और अभी G4 पे जो है एक एक्स्ट्रा प्रेशर ऑलरेडी आ चुका है, G4 को तोड़ने की तैयारी, क्वीन H4 नेक्स्ट मूव आ रहा है, ये भी विनिंग था। अब मान लीजिए कि कुछ नहीं करते, अब नाइट यहाँ पर F5 जाता और आपको D4 वाला जो पॉन है वो बचाना रहता, तो आप रुक D1 खेलते, तो क्वीन H4 आता, क्वीन F3 ओनली मूव है, और यहाँ पे एक ब्रिलियंट मूव आ रहा था। मतलब किंग का पोजीशन वो H3 पॉइंट पे इतना खराब था कि नेपो ने कैसे मिस किया समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे नाइट G3 आ जाता, और आप पॉन से मारे हैं, रुक से मारे हैं, नाइट से भी आप मारो तो क्वीन इंटू H3 आ रहा है वहाँ पे, उसके बाद तो चेकमेट लग रहे हैं। एंड देन इवन बिशप G6 आप मार लो, बट क्वीन H3, किंग G1, यहाँ पर चेक, किंग F2 और क्वीन F3 एक्सचेंज, और FG6, यहाँ पर नाइट G3 ओनली मूव है, देन रुक से चेक, किंग G2, रुक F4, और ये एंड गेम लॉस है। ये एक्चुअली में वो पोजीशन बहुत ही कमाल थी, और वहाँ पे नाइट F5 मतलब इमीडिएटली गेम खत्म हो रहा था। बट नेपो ने वहाँ पर इन ऑप्शंस पर ध्यान नहीं दिया, इन इंटरमीडिएट मूव्स पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बिशप B8 खेला। जैसे ही बिशप B8 वो खेलते हैं, यहाँ पे नेपो को मौका मिलता है अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करने का। सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पे खेला क्वीन B7। अच्छा, यहाँ पे भी मौका था नाइट F5 लाओ और क्वीन को H4 पर लाओ। यहाँ पे रुक D1, क्वीन H4, क्वीन F3, नाइट E7, और अब नाइट D5 से ये नाइट आएगा, और ये डेफिनेटली जो पोजीशन है पॉन स्ट्रक्चर वाइज जो देखें, वीकनेस वाइज देखें, तो यहाँ पर ब्लैक ही बेटर था। बट उन्होंने यहाँ पे भी इस बात को ध्यान नहीं दिया, उन्होंने यहाँ पे रुक H6 खेला, और आफ्टर रुक H6 अब नेपो को मौका मिल गया था कुछ चीज़ों को रिकवर करने का। सबसे पहले तो उन्होंने बिशप E4 खेला। अब इससे क्या डिफरेंस हुआ कि अब जब कभी भी आप कोई भी थ्रेट लगा लो, एक तो ये नाइट यहाँ नहीं आ रहा, दूसरा जब कभी भी क्वीन वगैरह H4 पे आएगा, बिशप G2 आ गया उनके पास, तो अब वो क्वीन की जरूरत नहीं रह गई राजा को डिफेंस करने के लिए। तो वो एक बड़ा फ्री जो है आप बोलें कि सांस लेने का मौका मिला यहाँ पर डिंग को। रुक F8 खेला उन्होंने, F7 को डिफेंड किया, यहाँ पर F7 पर अटैक था, तो नाउ क्वीन इंटू B4, और अब सडनली पोजीशन पे वाइट जो है वो पॉन अप हो गया। और ना सिर्फ पॉन अप हो गया, और जो डिंग का जो पूरा अटैक था वो पूरी तरह से एक प्रकार से आप कह सकते हो हिंदी में कि फुस हो गया भाई, कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। जब उनके पास जितने मौके थे उन्होंने वो सारे मौके गंवाए, और उनको इसके बाद वापस जाना पड़ा। जब आपके पीसेस वापस लौटने लगे तो समझ जाइए कि स्थिति जो है वो ख़राब होना शुरू हो गई। क्वीन C3 आए, अब D5 का थ्रेट था, नाइट G6 खेला इन्होंने, तो नाउ बिशप G2 डिफेंड किया अपने, और अपने रुक को ओपन किया, क्वीन H4, रुक E2 खेला यहाँ पर। नेपो ने यहाँ पर ये था, मतलब यहाँ पे शायद क्वीन G5 खेल के अभी भी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन डेस्परेशन जिसको बोलते हैं ना, जब आप को होता है कि यार मैंने इतनी अच्छी पोजीशन कैसे गवा दी, प्लस पोजीशन लग रही थी कैसे गवा दी, तो ये F5 जो है वो डेस्परेशन में मूव खेला गया, कुछ हो नहीं रहा, रुक इंटू इन्होंने G6 मार लिया, रुक इंटू E6 यहाँ पर, और सिर्फ मारा नहीं, वहाँ पर D5 के बाद अब मेटिंग थ्रेड जो है वो शुरू हो गए थे, तो यहाँ पे मारना पड़ा इस नाइट को, क्योंकि अगर मान लीजिए FG4 वगैरह खेले तो आप देखिए D5 के बाद सीधा चेकमेट जैसा थ्रेट लगा हुआ है, तो बिशप देना पड़ेगा बीच में। तो यहाँ पर नेपो को ये मारना पड़ा, रुक मारा उन्होंने यहाँ पे, सॉरी एक्सचेंज दिया यहाँ पर, एंड देन क्वीन H5, यहाँ पर D5 चेक आता है, किंग जाता है G8, एंड आफ्टर D6 यहाँ पर रिजाइन कर दिया नेपोमिंसी ने, क्योंकि मैच पे अब बिशप भी जो है थोड़ी देर में एक्टिवेट हो जाएगा, और ये आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें जो है, ये बिशप इधर आ सकता है, ये रुक एक्टिवेट हो रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर रिज़ाइन जो है वो कर दिया नेपोमिंसी ने। और ये मेरे ख्याल से जो टर्निंग पॉइंट गेम के रहे हैं बेसिकली, एक तो शुरुआत में हल्का सा पेसिव रोल है, पर वो तो खैर चलिए वो तो संभल गया था। देन ये बिशप F6 यहाँ पे एक्सचेंज होना, G F6 ये जो डिंग ने जो डिसीजन लिए,
और उसके बाद खास तौर पे नेपो की तरफ से खास तौर मुझे लगता है ये पोजीशन नेपो ने यहाँ तक बड़ी अच्छी खेली, क्वीन को लेके आए, सब कुछ किया, लेकिन जैसे ये C4 से काउंटर प्ले क्रिएट किया है डिंग ने, देन यहाँ पर शायद यहाँ पर B5 के बाद यहाँ पर A6 ज़्यादा बेहतर होता, या आप मारते ही नहीं इसको DC4 को और यहाँ पर डायरेक्ट रुक C8 खेलते, वो शायद बेहतर होता। आप काउंटर प्ले सामने वाले को मौका ना दें, वो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है चेस में। और कभी कभी जो है इवन अब यहाँ पे खेल जो है वो एक्चुअली में चेस के अलावा, जो फाबियानो करवाना ने भी ट्वीट किया है कि ये चेस से कम नर्व्स का खेल ज़्यादा है किसकी। और मुझे लग रहा है कि आज शायद नेपो थोड़ा नर्वस थे, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए सिर्फ उनको 1.5 पॉइंट चाहिए था और वो बेहद करीब पहुंच गए थे आज के मैच में जीतने के। तो अगर वो जीत जाते तो क्या होता, वो जीत जाते तो उनको सिर्फ आधा पॉइंट चाहिए होता वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए। तो शायद आज इमोशंस ने जो है वो नेपो को जो है मुश्किल में डाल दिया, और इस जीत के साथ डिंग लीरेन ने हिसाब किताब बराबर कर दिया और अब विश्व चैंपियनशिप जो है वो बहुत ओपन हो गई है। अब आपको क्या लगता है, अब आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन में मुझे जो है कमेंट करके बताएं। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।